student. Today we started our topic of financial management part 2. Now in this topic we discuss about the three types of decision, that is the investment decision, financing decision and dividend decision. There's a three types of decision dealing in investment decision, capital budgeting, working capital, or in financial decision, equity, debt and financial institution, and dividend decision, it is related to the retained earning and distribution of dividend. Now firstly we discuss investment decision. This decision about how much fixed and working capital will be needed to acquire fixed assets and to meet day-to-day requirement of funds. तो जो भी हमारे डेली नीड्स की ज़रूरत होती है हमारे फिक्स असेट्स में लगाना या फिर हमारे जो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगी जो डे टू डे एक्सपेंसेस को नीड फुलफ़िल करने के लिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाना है. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है. अब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला जाता है, इसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो असेट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बिजनेस की यूज़ की जाती है, जैसे कि परचेज ऑफ ए न्यू असेट्स, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग. तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग होती है. अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में हम लोग किससे रिलेटेड सोचेंगे? शॉर्ट टर्म में हमें केवल रॉ मटेरियल, पेमेंट्स, इससे रिलेटेड हम चीज़ों को सोचते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में होता है. अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कैपिटल बजटिंग को जो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. The series of a cash receipts and the payments over the life of an investment proposal should be considered and analyzed for the selecting the best proposal. कैश यानी आपके पास अगर कैश बहुत अच्छा है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. कैश कम है तो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स आ सकते हैं. सेकंड, हम रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम ईच प्रपोजल में रखते हैं कि हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया उससे रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, कितना अच्छे से मिलेगा, वो चीज़ हम पहले कंसिडर करते हैं. अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, इन दैट केस कि हमारा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसिडर करना पड़ता है. ये फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. The various investment proposals are evaluated on the basis of capital budgeting techniques. These involve calculation regarding investment amount, interest rate, cash flow, rate of return. इसमें हम सारे क्राइटेरिया को सोचते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर मुझे अमाउंट लगाना होगा तो मैं ये सब चीज़ें सोच के रखूँगी कि मुझे किस किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या रेट मिलेगा, क्या कैश फ्लो है और क्या इसका अमाउंट होगा. सेकंड आते हैं अपन फाइनेंसिंग डिसीजन. ये डिसीजंस रिलेटेड टू क्वांटम ऑफ फाइनेंस और कंपोजिशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज. शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं. फाइनेंस से रिलेटेड यानी हम लोग को जो डिसीजन लेना, फ़ंड कहाँ से रेस करना है, कैसे करना है, ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर की जाती है. यहाँ पे हम लोग दो तरीके से फ़ंड को रेस करते हैं. एक तो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है, एक ऑनर फंड होता है. शेयर होल्डर फंड जो होता है ये इक्विटी बोला जाता है, जिसे हम शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लसेस इनसे या रिटेन अर्निंग से करते हैं. बोरो फंड डेब्ट होता है जो हम इशू करते हैं, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, इनसे. तो फाइनेंसिंग डिसीजंस हमारे दोनों मिक्स से चलता है, डेब्ट और इक्विटी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस होता है उसमें हम पूरा अमाउंट अपना नहीं लगा सकते और पूरा अमाउंट हम बाहर से लोन भी ले सकते. तो दोनों के कंपोजिशन से फाइनेंसिंग डिसीजन चलता है. नेक्स्ट, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को? सबसे पहला कॉस्ट. हम जो भी फंड रेस कर रहे हैं, जो भी सोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे चीपेस्ट वेस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो. सेकेंड, रिस्क. जो भी सोर्सेज को हम चूज़ कर रहे हैं उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा जिसमें रिस्क होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, जहाँ रिस्क कम होगा उसको कंसिडर किया जाएगा. थर्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट. दैट इज मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज रिलेटेड टू एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, जो कभी ब्रोकर्स का पेमेंट करना, कमीशन को देना, अंडर राइटर्स की फ़ीस देना, एक्सपेंसेस देना, प्रॉस्पेक्टस के ऊपर खर्चा, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट होती है. फोर्थ, कैश फ्लो पोजीशन. जो भी बिज़नेस का कैश फ्लो पोजीशन होता है कंपनी के लिए, अगर हमारे पास अच्छा कैश फ्लो है तो हमें बोरोड की फ़ंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो कैश पोजीशन से के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम फाइनेंस में कौन से सोर्स को अडॉप्ट करेंगे. नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन. अगर मुझे अपनी कंपनी के अंदर किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए, इन दैट केस तो मैं शेयर कैपिटल के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी. और अगर मुझे मतलब कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए तो मैं शेयर कैपिटल ले जाऊंगी. और अगर मेरे को कंट्रोलिंग पावर्स किसी के शेयर करनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बोरो फंड लूँगी, क्योंकि शेयर कैपिटल में आपको सबको पता है कंट्रोलिंग पावर जाती है.
ठीक है। तो इसलिए शेयर कैपिटल को मैं तो कभी कंसिडर नहीं करूँगी। और अगर मुझे कंट्रोलिंग पावर से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो हम एक बार को चीज़ें शेयर होल्डर्स की हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बोरोड फंड से मैं रेस करती हूँ तो कंट्रोल बिजनेस मेरे हाथ में ही रहेगा, तो हम कंट्रोलिंग के हिसाब से सोचेंगे। नेक्स्ट स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पर कैपिटल मार्केट में आपको पता है सिचुएशन होती है, बूम होता है, डिप्रेशन होता है, रिसेशन, ये पीरियड्स होते हैं बिज़नेस के। कभी आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर कभी बहुत धीमे चल रहा है। तो इस साइकिल में हम कैपिटल मार्केट में जब हम देखेंगे जो भी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हम सोर्सेज को चूज़ करेंगे कि हमें कौन सी सोर्स लेनी है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ फाइनेंस। जो भी परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है तो मैं इक्विटी शेयर को करूँगी, और मुझे टेम्परेरी केवल छोटी मोटी चीज़ों के लिए चाहिए तो हम बोरोड के लिए जा सकते हैं। थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। Dividend is a that portion of divisible profit that is distributed to the owners, that is the shareholder. It resulted in current income for the shareholder. Retained earning, it is a proportion of a profit capped in, that is reinvested in the business for the business. आपको पता है ये वो पोर्शन होता है जो हम बिज़नेस में प्रॉफिट लगाते चले जाते हो, अर्निंग करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन से मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड, यानी किस तरीके से रिटेन अर्निंग होगी तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं किसको कितना देना है। नेक्स्ट फैक्टर्स। अब कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को? पहला अर्निंग, कंपनी के पास कितनी अर्निंग है, कैसी अर्निंग है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करी जाती है। अर्निंग के हिसाब से हम डिविडेंड को डिसाइड करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी अगर हम पॉलिसी कर दें कि स्टेबल कर दे डिविडेंड, तो स्टेबल नहीं करना चाहिए क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं अर्निंग में भी। तो कितना हम अर्न कर पा रहे हैं, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो इसके हिसाब से सोचा जाएगा। नेक्स्ट ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव। अब ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, कंपनी हमारे फ्यूचर में जो आगे बढ़ेगी, जो अर्निंग करती चली जा रही है, तो उसके हिसाब से हम डिविडेंड पॉलिसीज़ को देखते हैं और डिक्लेयर करते हैं। कैश फ्लो पोजीशन, अगर मेरे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम डिविडेंड बहुत अच्छा दे सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर मेरे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो जिनको हमें डिविडेंड देना ही देना होता है, तो उनको भी हम डिक्लेयर करेंगे एक रेट जो उनको मिलेगा ही मिलेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेशन ज़्यादा हो रहा है तो डिविडेंड को हम लोग हायर कर देंगे टैक्सेशन की अगर रिलेवेंसी मिल रही है। अगर टैक्सेशन रिलेवेंसी नहीं मिल रही होगी तो हम डिविडेंड कम रखेंगे। इशू ऑफ बोनस शेयर, कंपनीज है ना लार्ज रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करती है बोनस शेयर में, जिससे क्या होता है कैपिटल का बेस इंक्रीज़ हो जाता है और कंपनी ग्रोथ भी करती है, तो रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होती है। दूसरा लीगल कॉन्स्ट्रेंट, अगर कंपनी एक्ट में अर्निंग कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड वेरियस रिजर्व, दिस लिमिट द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू द डिक्लेयर डिविडेंड। तो यहाँ पे जनरली लीगली कोई भी एक्ट वगैरह बना दिया जिसके हिसाब से इतना ही अमाउंट आपको डिक्लेयर करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजन को। नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्स फ्रॉम विच इट कैन बी रेज। आपको पता है हमारे पास पैसे की जब हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको प्लान करके रखना पड़ता है कि कौन पैसा, कैसे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो प्लानिंग फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड, टू इंक्लूड एस्टिमेटेड ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड टू डिफरेंट पर्पसेस, एस्टिमेटिंग द टाइम एट विच दीज फंड्स नीडेड टू बी मेड अवेलेबल, स्पेसिफाई सोर्स ऑफ दीज फंड्स, टू सी द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, firm cannot meet its payment obligations, surplus funds do not earn return but add to cost। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? इट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एट द राइट टाइम, यानी जितना भी अमाउंट चाहिए वो राइट टाइम पे हमें मिल जाए। टू सी द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरीली, हमें ज़्यादा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, जितनी नेसेसिटी है फंड को रेज करने की उतनी ही होनी चाहिए। It provide policies and procedure for the sound administration of finance function. It results in preparation of a plans for future. Thus new projects can be undertaken smoothly. It attempts to achieve a balance between the inflow and outflow of funds, adequate liquidity ensured throughout the year. It serves as the basis of financial control. The financial management attempts to ensure utilization of fund in tune with the financial plan. So these are the importance of financial planning. So if you have any query related to any topic, please mention on the ERP. Thank you, student.